चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 141, ये अगला 10 क्वेश्चन का सेट है। अब इसको देखने की कोशिश करते हैं। सो पहली बात तो होमोलॉगस ऑर्गन देखने की कोशिश करिए, होमोलॉगस और एनालॉगस। होमोलॉगस ऑर्गन जनरली ओरिजिन सेम होते हैं, फंक्शन डिफरेंट। ओके, और एनालॉगस का क्या होता है, ओरिजिन डिफरेंट होता है और फंक्शन सेम होते हैं। आप लोग इनके बारे में जानते हो। होमोलॉगस को हम लोग डाइवर्जेंट बोलते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, और एनालॉगस को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अब कन्वर्जेंट इवोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपसे पूछा जाए पेंगुइन एंड डॉल्फिन, पेंगुइन्स के जो फ्लिपर्स हैं और डॉल्फिन के जो फ्लिपर्स हैं, ये एनालॉगस ऑर्गन के एग्जाम्पल हैं जिनका ओरिजिन डिफरेंट है लेकिन फंक्शन ऑलमोस्ट सेम है। तो ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के एग्जाम्पल हो गए। सो मेरे हिसाब से 141 इज द फोर्थ ऑप्शन। ये आप देखिए 141 का जो ऑप्शन होगा वो फोर्थ होगा। अगर आपको ये आ गया है तो 141 के बाद हम लोग 142 की तरफ मूव करने की कोशिश करते हैं। चलिए, 141 के बाद हमारे पास 142 है। यस, देखिए हम लोगों ने बहुत रिसेंट में डिस्कस किया था सारे प्रोटोकॉल्स, क्योटो प्रोटोकॉल वगैरह वगैरह। इनमें से एक है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। आपको मालूम है मॉन्ट्रियल एक जगह है कनाडा, वहाँ पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई थी, लोग वहाँ पर मिले थे और वहाँ पर कुछ प्रोटोकॉल डिस्कस किए गए थे और बोला गया था ऐसी गैसेस जो ओजोन को डिप्लीट कर सकती हैं, ओजोन डिप्लीटिंग गैसेस जो होती हैं जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इनका उत्सर्जन कम करना, इसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए थे। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड विद द एमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, इससे रिलेटेड है। 1987 में ये प्रोटोकॉल दिया गया था एंड आई थिंक 2 साल बाद 1989 के बाद से ये एप्लीकेबल हुआ था, आई थिंक ऐसा है। और अगर आपको इतना मालूम है तो ये ओजोन डिप्लीटिंग गैस को रिलेटेड है। सो 142 द ऑप्शन विल बी द फोर्थ ऑप्शन, एमिशन ऑफ द ओजोन डिप्लीटेशन गैसेस। तो ओजोन के डिप्लीशन को कम करने के लिए ऐसी गैसेस को हम लोग कम करें, ये प्रोटोकॉल में डिस्कस किया गया था। सो इस तरीके से 142 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी हो गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बाद नाउ देयर इज वन मोर, इट इज 143। और इसमें क्या, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। पहली बात तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में समझ लीजिए। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, इन्हें हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के नाम से भी जानते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। और दूसरी बात यह है कि इन्हें मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं। और ये डीएनए की कटिंग के लिए होते हैं, डीएनए को कट करने के लिए होते हैं। इनकी खास बात है, ये डीएनए की फुल लेंथ का, डीएनए की लेंथ जितनी भी लेंथ है, फुल लेंथ का पहले तो ये इंस्पेक्शन करते हैं। पहला पॉइंट, इंस्पेक्शन करते हैं। फिर ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का रिकॉग्निशन करते हैं। रिकॉग्निशन, ये कहीं से भी नहीं कट करते, डीएनए को इनसाइड से कट करते हैं, लेकिन डीएनए को जब ये कट करते हैं तो उसका रिकॉग्निशन करते हैं। आई एम सॉरी, सो इसका पहले करते हैं रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन के लिए इनके पास पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होनी चाहिए, वो आप जानते हैं, मैं आगे पढ़ाऊंगा, उसका एक क्वेश्चन भी आया, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस भी होता है। फिर ये बॉन्ड को कट करते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन था 143 का। तो बोलते हैं कि क्या क्या हो सकता है। क्वेश्चन देखिए, उसमें लिखा है दे आर यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। यस, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूजफुल है।
बिल्कुल सही है, ये सही है। दूसरा ऑप्शन है स्टिकी एंड कैन बी ज्वाइंड बाय यूजिंग डीएनए लाइगेज, यही गलत है। डीएनए लाइगेज नो डाउट ज्वाइन करते हैं डीएनए को, लेकिन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का ये काम नहीं है, और क्वेश्चन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को लेकर के था। खैर, तीसरा ऑप्शन है ईच रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फंक्शन बाय इंस्पेक्शन, यस मैंने बोला है कि हर एंजाइम इंस्पेक्शन करता है। इसके अलावा दे कट द डीएनए स्ट्रैंड एट पैलिंड्रोमिक साइट, ये भी बात है, वो पैलिंड्रोमिक साइट पर कट करते हैं। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन 143 नाम क्वेश्चन जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए इट विल बी सेकंड, जिसमें डीएनए लाइगेजेस के बारे में लिखा गया है, और डीएनए लाइगेजेस का काम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के हिसाब से एकदम अलग है। सो हम लोग अगर रॉन्ग स्टेटमेंट पूछें तो रेस्ट्रिक्शन का काम कटिंग है और लाइगेज का नाम जोड़ना है, लेकिन रेस्ट्रिक्शन का काम हम पूछा जा रहा है तो लाइगेजेस का यहाँ पर कोई औचित्य नहीं बनता, इसलिए इसका ऑप्शन सेकंड रहेगा, द डीएनए लाइगेजेस दे ज्वाइन द डीएनए स्ट्रैंड। ओके ओके, अगला क्वेश्चन है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यस, क्वेश्चन नंबर नो सॉरी इट इज 144। अगला एक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है क्रॉस ब्रीडिंग से रिलेटेड। एक हिसारडेल नाम की एक यू नो दैट हाइब्रिड सीप का, और इस हिसारडेल को बनाने के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन किया गया वो क्या क्या किया गया। इन्होंने लिया है बीकानेरी ईव और इसको क्रॉस कराया है यस मैराइनो रैम्स के साथ, मैराइनो रैम्स, और तब जाके हिसारडेल मिला। तो आप देख रहे हैं मैराइनो एक अलग ब्रीड है, बीकानेरी एक अलग ब्रीड है। तो जब दो अलग अलग ब्रीड आपस में क्रॉस करें इसे बोलते हैं क्रॉस ब्रीडिंग। तो यहां पर जो आंसर होगा वो हिसारडेल के लिए जो होगा इट विल बी क्रॉस ब्रीडिंग। तो 144 का ऑप्शन नंबर 1 दैट विल बी क्रॉस ब्रीडिंग। आई थिंक यही होना चाहिए। आप लोग एनसीईआरटी से एक बार मैच कर लीजिए, अगर कुछ गलत हो तो उसे देख लीजिएगा एक बार। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है हिसारडेल क्रॉस ब्रीडिंग का एग्जाम्पल है। ओके, नाउ 144 के बाद आपके पास एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 145। और 145 जो क्वेश्चन है वो आपके सामने मैं पढ़ दे रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर टू करेक्ट एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म which have evolved due to changes in the environment brought about by anthropogenic action। तो सबसे पहला बात है what is anthropogenic action। ये anthropogenic actions वो होते हैं जो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से होते हैं। ऐसी एक्टिविटी जो ह्यूमन कर रहा है, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से जो इवोल्यूशन होते हैं वो एंथ्रोपोजेनिक एक्शन होते हैं। जैसे हम डीडीटी का छिड़काव करते रहे, मच्छर मरते रहे, लेकिन कुछ रेजिस्टेंट मच्छर ऐसे पैदा हुए जब डीडीटी से भी नहीं मर रहे, तो उनमें जो इवोल्यूशन हुआ डीडीटी के लिए वो इवोल्यूशन हमारी एक्शन की वजह से हुआ। वीडीसाइड डालते रहे, वीड मरते रहे, लेकिन कुछ वीड रेजिस्टेंट हो गए, कुछ ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया हो गए। हम बैक्टीरिया को डालते रहे, एंटीबायोटिक डालते रहे, बैक्टीरिया मरता रहा, लेकिन कुछ दिन बाद बैक्टीरिया ऐसे हो गए कि हम लोग एंटीबायोटिक डाल रहे वो मर ही नहीं रहे, वो ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया हो गए। टीबी में अक्सर मिलता है। तो बोले एंथ्रोपोजेनिक एक्शन के रिलेटेड क्या क्या बातें हो सकती हैं। पहला ये लिखते हैं डार्विन फिंचेस। तो ये दुनिया भर को मालूम है डार्विन फिंचेस का नेचुरल सिलेक्शन से रिलेटेड रिलेशन है। नेचुरल सिलेक्शन का एक बड़ा थ्योरी डार्विन ने इसके लिए दे दी गई थी। तो ये तो एंथ्रोपोजेनिक हुआ नहीं, तो ये तो नहीं हुआ एंथ्रोपोजेनिक। इसके बाद बोला हर्बिसाइड रेजिस्टेंट, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट, ये दिया गया हर्बिसाइड रेजिस्टेंट वीड, बिल्कुल सही है। ये ह्यूमन एक्शन की वजह से हर्बिसाइड है, यानी बी ऑप्शन सही है। इसके अलावा इन्होंने बोला ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, ड्रग रेजिस्टेंट प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट का मतलब बैक्टीरिया, ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया या ड्रग रेजिस्टेंट यूकैरियोट भी ले सकते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं। तो सी ऑप्शन भी हो गया।
इसके अलावा मैन क्रिएटेड डोमेस्टिकेटेड एनिमल। अब डोमेस्टिकेटेड एनिमल में भी ये नेचुरल एनिमल नहीं है, इनको हम लोगों ने ब्रीड कराया। जैसे अभी हिसार डेल था, जैसे साहिवाल काऊ थी। तो बी सी डी ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट एंथ्रोपोजेनिक एक्शन से हो सकते हैं। तो इस हिसाब से 145 का ऑप्शन नंबर 1 है जो बी, सी और डी इन तीनों को करेक्ट मानता है, और मेरे हिसाब से भी ये करेक्ट है और आपको ये मानना चाहिए। ओके, सो इसके बाद है हमारे पास, यू नो दैट गैमीटोजेनेसिस रिलेटेड है, oogenesis से रिलेटेड है हमारे पास oogenesis। बहुत डिटेल में हम लोगों ने oogenesis को पढ़ा है, और ये क्वेश्चन नंबर है 146। oogenesis के दौरान हमें मियोसिस फर्स्ट करनी है, मियोसिस आपको देखना पड़ेगा, मियोसिस फर्स्ट, और दूसरा है मियोसिस सेकेंड। अक्सर बच्चे मियोसिस फर्स्ट और सेकेंड में डिफरेंस समझ नहीं पाते। जिस समय पर प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte बन रहा होता है, तो ठीक बिफोर ओव्यूलेशन के ठीक पहले मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होती है, और इसके बाद यहां पर जो बेटा ओव्यूलेट हो जाता है तो यहां पर सेकेंडरी oocyte बनती है, और सेकेंडरी oocyte फिर से बेटा अरेस्ट हो जाती है, और इसी को हम लोग सेकेंडरी oocyte या ओवम बोलते हैं ओव्यूलेशन के बाद। ये ओव्यूलेशन के बाद की कहानी है, और ये सेकेंडरी oocyte, सॉरी ये क्वेश्चन ही गड़बड़ हो गया, आपको इसको सिर्फ करना पड़ेगा। आई एम वेरी मच सॉरी, ये क्वेश्चन गड़बड़ हो गया। ओके, आई थिंक oogenesis से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। सही है, एकदम सही सर, सही क्वेश्चन है। सॉरी, आई एम वेरी मच सॉरी, सही क्वेश्चन है। मैं स्पर्मेटोजेनेसिस देख रहा था तो शायद मुझे लगा कि कहीं मैं स्पर्मेटोजेनेसिस की तरफ नहीं चला। ठीक है, इट्स ओके। सो प्राइमरी oocyte से ओवुलेशन के पहले सेकेंडरी oocyte, बिफोर ओवुलेशन मियोसिस फर्स्ट हो गई। अब सेकेंडरी oocyte कंडीशन में ये पड़ा हुआ है, और इसका हो गया ओवुलेशन। आपको मालूम है ओवुलेशन हो गया सेकेंडरी oocyte। अब ये फैलोपियन ट्यूब की तरफ प्रोसीड किया, फैलोपियन ट्यूब की तरफ प्रोसीड किया, और वहां पर इसका स्पर्म से मिलना है, और जैसे ही स्पर्म से ये मिलता है, इसमें मियोसिस सेकेंड पूरी हो जाती है। यानी मियोसिस सेकेंड पूरी होती है एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद द ओवम। तो मियोसिस सेकेंड कंप्लीटेड एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ ओवा। तो ओवा और स्पर्म जब आपस में फ्यूज करते हैं, ठीक उसी समय मियोसिस सेकेंड है। तो वो पूरी मियोसिस के कंप्लीशन की कहानी पूछ रहे हैं। तो पूरी मियोसिस के कंप्लीशन, ओव्यूलेशन के पहले मियोसिस फर्स्ट, और एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन के ठीक पहले, ये पिछले साल का भी क्वेश्चन है, ठीक पहले जब स्पर्म और ओवा आपस में फ्यूज होने जा रहे हैं, उस समय पर मियोसिस सेकेंड कंप्लीट हो जाती है। सो मेरे हिसाब से 146 का जो आंसर होना चाहिए, इट शुड बी सेकेंड आंसर, और ये आंसर होना चाहिए दैट इज एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवम। फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद ओवम, इस समय पर मियोसिस कंप्लीट हो जाएगी। सो ये था क्वेश्चन नंबर 146। आप इस क्वेश्चन नंबर 146 को सही करिए, ऑप्शन सेकंड के साथ जाइए और आगे बढ़ते हैं। ओके, तो 146 भी हो गया। 146 के बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, दैट शुड बी 147। ओके, 146 के बाद 147 होगा। 147 ग्रॉस प्रोडक्टिविटी और नेट प्रोडक्टिविटी को लेकर के है, और ये भी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बारे में लेकर के है। आई थिंक प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के लिए। सो याद रखना, द प्लांट आर द प्रोड्यूसर्स। बहुत अच्छी तरीके से समझिए, प्लांट हमारे हैं प्रोड्यूसर। ओके, प्लांट्स।
और यहां पर पड़ रही है सनलाइट, और इस सनलाइट के दौरान प्लांट कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस, और ये जो फोटोसिंथेसिस हो रही है इनसे इनको एक प्रोडक्टिविटी मिल रही है, और इस प्रोडक्टिविटी को हम लोग प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। तो प्रोड्यूसर लेवल की प्रोडक्टिविटी का नाम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। लेकिन सनलाइट के दौरान जो टोटल प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मिली इसका नाम है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इट इज नोन एज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब पौधे ने फोटोसिंथेसिस कर ली, लेकिन बेटा फोटोसिंथेसिस करने के बाद क्या करेगा ये करेगा क्या कि बेटा फोटोसिंथेसिस के बाद ये खुद बेटा इस फूड को, यानी जो फूड इसने बनाया है उसको रेस्पायरेशन के लिए यूज कर लेगा, और जब रेस्पायरेशन के लिए यूज कर लेगा तो इस प्रोडक्टिविटी में रेस्पायरेशन की वजह से कमी आएगी। फिर रेस्पायरेशन के बाद जो प्रोडक्टिविटी बनेगी दैट इज नोन एज नेट प्रोडक्टिविटी। सो अगर कोई तुमसे पूछे व्हाट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एक्चुअली क्या है, तो आप ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस, यानी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में माइनस कर दें रेस्पायरेशन, तो इनफैक्ट ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हमेशा ज्यादा होगी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से। ये यहां पर क्वेश्चन पूछा गया, तो वो पूछ रहे हैं इन ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आर वन एंड द सेम। नहीं, दोनों सेम नहीं है। ग्रॉस अलग है, नेट अलग है। नेट में रेस्पायरेशन, अगर ग्रॉस में से रेस्पायरेशन हटा दो तो नेट बचता है। ओके, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी नेट प्रोडक्टिविटी। रिलेशन है, ये भी गलत है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज लेस देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये भी गलत है। Now the gross primary productivity is always more than net productivity. Yes. So option number 4 और क्वेश्चन नंबर है 148। क्वेश्चन नंबर 148 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 147 का ऑप्शन नंबर 4 दैट ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, क्योंकि ग्रॉस में अगर रेस्पायरेशन हटा दो तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आता है। सो यू हैव टू नो दैट ग्रॉस इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 है जो आप 147 में ऑप्शन नंबर 4 है जो आप करेक्ट करेंगे। आई थिंक ऑप्शन नंबर 4 ही है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज मोर देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ओके, सो मैं क्वेश्चन नंबर 147 को भी हटाता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 147 के बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 148 आता है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 148 को भी देखते हैं। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू जीन आई। पहली बात तो आपको ये आई जीन के बारे में समझना पड़ेगा। आई जीन आरबीसी में एंटीजन क्रिएट करता है। आरबीसी में एंटीजन क्रिएट करता है, ग्लाइकोप्रोटीन या पॉलीसेक्राइड्स, ऐसे एंटीजन पॉलीसेक्राइड बनाता है और वो एंटीजन की तरह बिहेव करता है। तो होता क्या है, आई ए वाला ए एंटीजन बनाता है, आई बी वाला बी एंटीजन बनाता है। ओके, आई ए वाला ए एंटीजन बनाता है, आई बी वाला बी एंटीजन बनाता है आरबीसी में, और ए और बी दोनों अलग है। और आई ए और आई बी अगर साथ में आ जाए तो आरबीसी में दोनों एंटीजन बन जाते हैं, यानी ए बन जाता है, बी भी बन जाता है, ए एंटीजन भी बन जाता है, बी एंटीजन भी बन जाता है। और अगर इस आई का स्मॉल आई आ जाए तो देयर इज नो एंटीजन, यानी आरबीसी में कोई एंटीजन नहीं आता। तो पहली बात तो आई के 3 अल्टरनेट फॉर्म है, एक है आई ए, एक है आई बी और एक है स्मॉल आई। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। व्हेन आई ए एंड आई बी आर प्रेजेंट टुगेदर दे एक्सप्रेस द सेम टाइप ऑफ शुगर।
जब आई ए और आई बी एक साथ आए तो सेम टाइप ऑफ शुगर को एक्सप्रेस करते हैं। नो, इट इज रॉन्ग, गलत है ये। और इन्होंने रॉन्ग स्टेटमेंट ही पूछा है। एलील स्मॉल आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी एंटीजन, सही है। द जीन आई हैज 3 एलील, आई के 3 एलील है, आई ए आई बी स्मॉल आई, ये भी करेक्ट है। एंड ए पर्सन विल हैव ओनली 2 ऑफ द 3 एलील, इन 3 में से कोई 2 ही एक साथ आ सकते हैं, ये भी सही है। या तो आई ए आ सकता है, आई ए स्मॉल आई आ सकता है, आई बी आ सकता है, आई बी स्मॉल आई आ सकता है, आई बी आ सकता है, और स्मॉल आई और स्मॉल आई आ सकता है। इन 3 में से कोई 2 आ सकता है। तो याद रखना, जब आई ए और आई बी दोनों एक साथ आएंगे, इट इज नोन एज कोडोमिनेंस। और जब कोडोमिनेंस होगा तो दोनों शुगर अलग अलग होंगी, सेम टाइप ऑफ शुगर नहीं होंगी। तो 148 में हमें रॉन्ग स्टेटमेंट देखना था। आई थिंक 148 का जो फर्स्ट ऑप्शन है, इट इज रॉन्ग स्टेटमेंट, बिकॉज आई ए आई बी जब भी साथ में आएंगे, आई ए एंड आई बी दे चूज डिफरेंट शुगर, ये अलग अलग शुगर को चूज करते हैं। इसका मतलब वहाँ सेम शुगर जो दिया था वो ऑप्शन गलत है। और इस तरीके से आपका 148 का क्वेश्चन भी हो जाता है। सो 148 के साथ मैं फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाऊंगा, मैं सेट F3 लगा रहा हूँ। ओके, अच्छा भाई, 148 के बाद हमारे पास 149 क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 149। इसको भी देख लीजिए। 149 में अगेन मैचिंग है, कुछ ग्लैंड्स दी गई हैं, जैसे कि यहाँ पर पिट्यूटरी दी गई है, इसके अलावा थायराइड ग्लैंड दी गई है, इसके अलावा एडिनल ग्लैंड दी गई है, और इसके अलावा पैनक्रियास दी गई है। आइए, इनसे जुड़ी हुई कुछ डिसीज दी गई हैं। ग्रेव्स डिसीज एक तो ये दी गई है, दूसरा डायबिटीज मेलाइटस ये दी गई है, इसके अलावा डायबिटीज इंसिपिडस दी गई है, और इसके अलावा एडिसन्स डिसीज दी गई है। हम सब जानते हैं कि पिट्यूटरी में, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ADH निकलता है। अगर ADH की कमी हो जाए तो डायबिटीज इंसिपिडस हो जाए। हम सब जानते हैं पैनक्रियाज की बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है, और अगर इंसुलिन की कमी हो जाए तो डायबिटीज मेलाइटस हो जाता है। हम सब जानते हैं थायराइड से ग्रेव डिसीज का रिलेशन है, और एडिनल ग्लैंड का एडिसन्स डिसीज से रिलेशन है। सो अगर ये A B C D है और ये 1 2 3 और 4 है, so A is 3, B is 1, C is 4 and D is 2. I think D is 2. Okay, so A is third. Okay, B is 1, so B is third, B is 1, and adrenal gland C is 4, A is 3, B is 1, C is 4, or D is 2, pancreas, and that is D is 2. So मेरे हिसाब से this should be first option, इसका ऑप्शन फर्स्ट होना चाहिए, ये आपको देखना चाहिए। मैंने वैसे मैच करा दिया है, आप लोग इसे मैच करा लें। सो हेयर इज द क्वेश्चन नंबर 149, और 149 के बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 150 है। इसको भी देख लेते हैं। 150 को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे द ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी, नो दैट रॉबर्ट मे ने बोला था, नो डाउट अभी तक केवल 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज ये डिस्कवर्ड है, लेकिन देर आर सो मैनी टू बी डिस्कवर्ड, और भी येट टू डिस्कवर्ड, और भी स्पीसीज हैं जो अभी डिस्कवर्ड नहीं हुई हैं और जो हमारे
जंगलों में, जगहों पे, बायोम्स में प्रेजेंट है। तो रॉबर्ट मे के अपने कुछ कैलकुलेशंस थे, स्पीसीज एरिया ग्राफ के कैलकुलेशंस थे, तो उनके हिसाब से दुनिया में टोटल स्पीसीज लगभग 7 मिलियन स्पीसीज हो सकती हैं। तो वो ग्लोबल स्पीसीज को 7 बिलियन मानते थे। सो 150 का जो आंसर होना चाहिए, इट शुड बी बी, दैट इज 7 मिलियन स्पीसीज। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप लगभग 60 क्वेश्चन कर चुके हैं। ओके।